मैं जॉन लिस्ट हूँ और मेरा जन्म 17 सितंबर 1925 को जॉन एफ और अल्मा एम के घर में हुआ था। मेरी माँ की उम्र 38 साल थी और उस वक्त मेरे पिताजी की उम्र 66 साल थी। मेरे कोई सगे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन मेरा एक सौतेला भाई और एक सौतेली बहन थी। मेरे साथ जो डरावना एक्सपीरियंस हुआ था, उससे मेरा पूरा परिवार और मैं खुद भी बहुत नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हो गए थे। मुझे लगता है कि किसी के भी घर जाने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मैं बहुत बुरा बन गया था। मैं और मेरी पत्नी एक नए घर में जाने का जश्न मना रहे थे। जब हम एक शाम अपनी डेट से घर लौटे तो वो एक शानदार रात थी और बात बहुत कुछ ऐसी थी। इस वक्त हमने पहली बार डेटिंग शुरू की थी। खाना एकदम सही था। उन्होंने जो शराब पी थी वो मीठी थी और हमारे बीच बातचीत भी अच्छी चल रही थी। मैंने वेटर को पेमेंट करने के अलावा एक बड़ी टिप भी दी। हम वहां से बाहर निकले और कार में बैठ गए। हंसते हुए और ठहाके लगाते हुए मस्ती कर रहे थे। हम अपने ड्राइववे में थे और फिर अपने गैरेज में पहुंचे। फिर कार से बाहर निकल गए और इस बारे में बात कर रहे थे कि ये कितनी प्यारी रात थी और आराम करने के साथ ये रात इस खूबसूरत डेट नाइट को अच्छे से पूरा करेगी। जब हम गाड़ी चला रहे थे तब भी मूड इतना बढ़िया और सुकून देने वाला था, पर जैसे ही हमने घर में एंटर किया, मेरी पत्नी ने एक काले लंबे आदमी को देखा जिसकी बड़ी गोल आंखें गैरेज की खिड़की से झांक रही थी। वो बहुत ही डरी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही खौफ में घबरा गई थी। मैंने हंसना शुरू किया और धीरे से अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया। फिर उसे घर के अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। खिड़की से हमें कोई देख रहा है। मैं जवाब देने से पहले थोड़ा हंसने लगा। मुझे पता है, मैंने भी इसे देखा। जैसे ही मैंने घर में एंटर किया, मैंने तेजी से उस दरवाजे को सिक्योर कर लिया जिससे बच्चे गैरेज में आते थे, जो हमारी वापसी का सिग्नल था। मेरे 13 साल के बेटे फेडरिक ने जवाब दिया नहीं, लेकिन मेरे 15 साल के बेटे और 16 साल की बेटी एंड्रेसिया ने अपने एक्सपीरियंस बताए। जब हमने पूछा कि क्या वो किसी अजीब चीज को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब हम डेट की रात के दौरान जब हम दूर गए थे तब लोग उसके कमरे के ऊपर खेल रहे थे, जबकि मैं टीवी देखने में बिजी था। जब से घर में चीख पुकार मची थी तब से हल्की हवा भी चल रही थी, जिससे मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मेरा ध्यान अचानक सेकंड फ्लोर पर पेट्रिशिया के कमरे की तरफ गया और जोर से चीख पुकार मच गई। ये पता लगाने के लिए कि क्या हुआ था, मैं जल्दी से पेट्रिशिया के कमरे में गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि पेट्रिशिया खिड़की से बाहर घूर रही है। क्या हुआ पेट्रिशिया? मैं चीखा। मैं घबरा गया और डर के मारे मैंने झट से खिड़की से बाहर देखा और वहां पूरा अंधेरा था। खिड़की में कोई खड़ा था जो मुझे देख रहा था। वहां कुछ भी नहीं है। वो ये रिक्वेस्ट करने लगा कि पेट्रिशिया मेरे साथ टीवी देखने के लिए नीचे आ जाए। जब मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में गया तो मैंने कप्स पकड़ लिए और कुल्ला करना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि लगभग 10 मीटर दूर अंधेरे से एक काली फिगर मुझे घूर रही है, मैंने कप्स गिरा दिए और भाग जाने का सोचा, लेकिन मैं फिसल गया और टूटे हुए कांच से भरे फर्श पर गिर गया। और जब मैं चाय बना रहा था, पेट्रिशिया अपने कंबल के नीचे टीवी देख रही थी। जैसे ही मैं खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, सामने के गेट से 3 तेज धमाकों की आवाज आई और मैं जल्दी से वहां से भाग गया। पेट्रिशिया जो मेरी बड़ी बहन थी और जो मेरी डिफेंडर मानी जाती थी, वो अब डर के मारे अपने कंबल के नीचे छिप गई थी। जब मैं ध्यान से दरवाजे की खिड़की से झांकने लगा तो काले रंग के कपड़ों में खड़े एक आदमी की डार्क फिगर मुझे सीधे घूरती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी पत्नी और बच्चे इस बात से रोने लगे। मैंने जल्दी से चारों तरफ चेक किया कि क्या सारे पर्दे बंद हैं। सौभाग्य से सब पर्दे बंद थे, क्योंकि उसे डर था कि बड़ी आंखों वाली लंबी फिगर से उन पर नजर रखी जा सकती है। हम सब डरे हुए थे। हम एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ सकते थे और जिसे जहां भी जाना हो साथ जाए, जिसमें बाथरूम भी शामिल था। हम दोनों काफी घबरा गए थे और इधर उधर देखने लगे, हैरान और डरे हुए थे। और कुछ ही देर बाद लाइट भी चली गई। मैं फुसफुसा रहा था और जवाब में पत्नी ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैंने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। अब क्या हुआ? लाइट के वापस आने पर दोनों राहत की सांस लेने लग गए और मेरी पत्नी बोली, हे भगवान आपका शुक्र है। तभी अचानक एक बार फिर लाइट चली जाती है और छत हिलने लगती है। हम टकटकी लगाकर देखते हैं ताकि उनकी आवाजें फॉलो कर सकें। दोनों डरे हुए और एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं। बैकयार्ड में तेज धमाके की आवाज आई। आखिरकार हम फील करते हैं कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं और हमने जो देखा वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन नहीं थी। जब हम सोने के लिए कमरे में चले गए
तो कुछ देर के लिए शांति बनी हुई थी, जिसके बाद हमें परेशान होने के कोई सिग्नल्स नहीं मिले। जब हम बेड पर जा रहे थे तब भी हम कुछ हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही हम अभी भी कांप रहे थे। मैं अभी भी बेड पर जागा हुआ था और मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने अंधेरे में अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये करना बेवकूफी होगी। मुझे कमरे में हलचल लगी और ऐसा लगा कि कमरे में कोई है। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, फिर भी मुझे लगा कि वहां कुछ है और ये इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ग्रेविटी अब ज्यादा फोर्स से काम कर रही थी और मुझे काफी पसीना आने लगा। मैं अपनी आंखों के अलावा कुछ नहीं हिला पा रहा था। मेरे रूम में जो कुछ भी था मैं उसे हरा नहीं सकता था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैंने अपने बेड पर किसी को महसूस किया। मैंने अपनी ताकत बटोर कर उसका हाथ उठाया, लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। जब मैंने महसूस किया कि वो चीज मेरे पास आ रही है, तो मैं अपने आप को बेड से बाहर निकालने में कैपेबल हो गया और अपने शरीर में जितना ताकत जुटा सकता था उस ताकत से फर्श पर रेंगना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चीज मेरा पीछा कर रही है। मैंने और हिम्मत जुटाई और तेजी से भागने लगा। मैंने घर पर लोगों के नाम लेकर उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। जैसे ही किसी ने कमरे में एंटर किया और वो मेरे पास आ गई, मैंने एक बार फिर खींचने की कोशिश की। से ही मुझे पता चला कि मैं हिल सकता हूँ। मैंने फिर से चेक किया, फिर मैंने तेजी से देखा कि मेरी पत्नी मेरे बगल में है या नहीं। वो मेरे साथ थी। उसके बेड पर होने से मुझे खुशी हुई। मैंने अगले दिन अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब एक बुरा सपना था। हर दिन मैंने खुद को ये समझाने की कोशिश करी कि ये एक बुरा सपना था, लेकिन ये इतना रियल लग रहा था कि मुझे विश्वास है कि ये सपना नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल होकर मेरे थॉट्स मेरे सिर को पार करने लग गए। ये सिर्फ बुरे ख्याल थे। मैंने उस सोच को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर हावी हो रहे थे। मेरे फाइनेंशियल इश्यूज और मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में प्रॉब्लम्स आने के कारण मैंने बस फ्लो के साथ चलने का फैसला किया। वैसे तो मैं जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में एक बड़े बैंक में वाइस मैनेजर और एचआर था, और फिर भी मैं खुश नहीं था। इतना ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे मेरे धार्मिक मान्यताओं से दूर ले जा रहे थे। इसलिए मैं खुद को फ्री करना चाहता था। मैं पूरी भक्ति के साथ लूथरन वाद की प्रैक्टिस करता हूँ और अपने पिता की तरह संडे स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने सोचा था कि अगर मैंने उन्हें मार डाला तो उन्हें स्वर्ग में एक जगह मिलने की गारंटी आ जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी उनके साथ वहां चला जाऊंगा। 9 नवंबर 1971 को मैंने 9mm की सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन और 22 कैलिबर रिवॉल्वर का यूज करके एक क्विंटल मर्डर को अंजाम दिया। मैंने अपनी 46 साल की पत्नी हेलन लिस्ट को गोली मारकर शुरुआत की। मैंने पहले उसे घूसा मारा और फिर तब तक पीटा जब तक कि मैंने उसकी जान नहीं निकाल दी। जमीन पर गिरने से उसका काफी खून बह रहा था। मैं हैरान हो गया। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं खून को सूंघ सकता था और महसूस कर सकता था कि उसके बालों के नीचे खून बह रहा है। मैंने एक और गोली चलाई। जब मैंने अपने कान में कुछ पॉप सुना तो ये सच में भयानक था। इस बार मैंने अपनी माँ, मेरी 84 वर्षीय माँ अल्मा को नए घर वेस्टफील्ड न्यू जर्सी ब्रिज नोल के नाम से जाने जाने वाली विक्टोरियन हवेली के अंदर गोली मार दी। जब मेरी 16 साल की बेटी पेट्रिशिया एम लिस्ट और 13 साल का बेटा फ्रेडरिक एम लिस्ट स्कूल से घर आया तो मैंने उन्हें भी बुरी तरह से गोली मार दी। फिर मैंने खुद लंच किया। अपनी पत्नी और माँ के अकाउंट बंद करने के लिए बैंक में गया। मेल्स और दूध की डिलीवरीज कैंसिल कर दी और अपने बच्चों के स्कूलों में इन्फॉर्म कर दिया कि बच्चे एक लंबे वक्त के लिए स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि परिवार को एक बीमार मेंबर की देखभाल करने की जरूरत है। इन कामों के बाद मैं अपने 15 साल की बेटी जॉन एफ लिस्ट जूनियर के हाई स्कूल में उसे एक फुटबॉल खेल में खेलते देखने के लिए गया। जब खेल खत्म हुआ, उसने बचने के लिए मुझसे लड़ने की कोशिश की। उसे चिल्लाने और शोर मचाने से रोकने के लिए मुझे उसका मुंह पकड़ना पड़ा। जब ये सब चल रहा था तो मैं उससे जूझ रहा था, क्योंकि उसने मुझे अपनी जेब से निकाले गए पेन से घायल कर दिया था। मुझे बस अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया।
जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, मैंने उसके चेहरे और छाती पर 10 गोलियों के साथ उसे घायल कर दिया। ये मर्डर हो जाने के बाद मैं मुस्कुराते हुए अपने आप को स्वर्ग बनाने का आश्वासन दे रहा था। मैंने अपने पत्नी के शरीर को एटिक अपार्टमेंट की हवेली में छोड़ दिया और उसे और बच्चों के शरीर को बॉलरूम में स्लीपिंग बैग में डाल दिया और मैंने एक इंटरकॉम पर म्यूजिक चलता हुआ छोड़ दिया। 7 सितंबर 1971 तक 5 शवों की खोज की गई और जब पुलिस घर में आई तो भी इंटरकॉम पर गाना चल रहा था।